Let us now move on to further into the new concepts of determinants which are relevant to again session exercise 2. पहले हम लोग बहुत ही बेसिक सा जो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को आप 9 वेज में एक्सपांड कर सकते हो. पहला जो रो के अलॉन्ग है एक्सपांशन वो आपने बहुत बार किया है, फिजिक्स में आपने सीखा है. बेसिकली पहले वही बताया जाता है सबसे पहले. बट किसी और रो या कॉलम के अलॉन्ग अगर उसको एक्सपांड करना हो तो कैसे किया जाए. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड किया है. तो सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग जब आप एक्सपांड करोगे कंसेप्ट क्या है कि -3 इंटू इट्स को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है. -3 लिखना है, उसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर -1 लिखना है, उसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, फिर एंड में जाके 5 लिखना है और फिर उसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है. तो एक एक करके देखते हैं. हमने -3 लिख दिया. -3 का पोजीशनिंग क्या है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आता है. तो आपको को फैक्टर कैसे लिखा जाता है, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. फिर मल्टीप्लाई करना होगा डिटर्मिनेंट के साथ. डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, आपको ये कॉलम ये रो छोड़नी है. तो 2 1 2 7 बच गया, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 7. ऐसे लिखा जाता है को फैक्टर. तो ये -3 लिखा और उसका ये को फैक्टर. फिर अगला टर्म है -1, वो हमने लिख दिया. -1 इसकी पोजीशनिंग क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो ऊपर आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 और फिर आएगा डिटर्मिनेंट के अंदर. आप एक बार इसका रो कॉलम छोड़ दो तो 4 0 1 7 ये टर्म्स आएंगे. एंड में फिर आएगा 5 का पोजीशनिंग क्या है, -1 इट्स इन द थर्ड रो सेकेंड कॉलम. डिटर्मिनेंट ऑफ इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो तो 4 2 0 2. अब ये इजी है, इसको एक्सपांड करेंगे. -1 तो -1 ऑड नंबर है, ये आएगा -1. 7 2 14 -2 यहाँ पे आएगा 12. उसके बाद यहाँ पे आएगा -1, वो मैंने लिख दिया. -1 इवन नंबर 1. 7 4 28 यहाँ पे आएगा 28. उसके बाद यहाँ पे आएगा 5. -1 ऑड नंबर -1. 4 2 8. और अगर आप इसको सॉल्व करके देखो ये आता है -32. फिर से इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं. अब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे अलॉन्ग सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं. तो मैंने 2 लिख दिया, -1 लिख दिया और फिर ये 2 लिख दिया. फिर इस 2 का को फैक्टर, इसकी पोजीशनिंग क्या है, -1 इट्स इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो 2 + 1. इस -1 की पोजीशनिंग क्या है, -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो 2 + 2 और फिर एंड में जाके ये जो 2 है इसका को फैक्टर आपको लिखना है. तो -1 इसकी पोजीशनिंग क्या आती है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम. फिर को फैक्टर्स हमको लिखना है ये वाले टर्म्स. तो इसका को फैक्टर लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये -1 का टर्म तो हो गया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो. -3057 फिर इस -1 के लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो. 4107. फिर इसका ये वाला डिटर्मिनेंट लिखने के लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो. 4 3 1 5. अगेन इफ़ यू एक्सपांड दिस विल गेट -32. तो अलॉन्ग किसी रो या किसी कॉलम आप एक्सपांड करो डिटर्मिनेंट को, विल गेट द सेम आंसर. कंसेप्ट क्या है, आपको कोई एक रो पकड़नी है, रो के एलिमेंट्स उसके को फैक्टर, एलिमेंट को फैक्टर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना. तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है. सेकेंड रिजल्ट जो हमको अब याद रखना है दैट इज, जैसे वी हैव डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 4. ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 2. ये मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिखा जाता है, दैट इज मैट्रिक्स. नाउ इधर रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, 2 रोज 2 कॉलम है. यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 4 - 6 दैट इज -2. कंसेप्ट क्या है कि अगर आप इसको ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप 2a लिखोगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे आएगा. अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लगाते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो वो होगा 8 2 16 - 24 जिस -8. -8 को हम लोग लिख सकते हैं -2 × 4. -2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 2 स्क्वायर. 4 को हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर. तो देखो रिजल्ट क्या आ रही है, रिजल्ट ये आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्या हुआ यहाँ पे, ये जो 2 है डिटर्मिनेंट के अंदर था, उसको जब आप बाहर निकालोगे तो वो 2 स्क्वायर बन गया. क्यों स्क्वायर बना, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है. मान लो इसका ऑर्डर 3 × 3 होता, तो अगर ऐसा होता डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और 2 को बाहर निकालना है तो ये होगा 2³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कब, जब ए का ऑर्डर हो 3 × 3. यहाँ पे ए का ऑर्डर 2 × 2 था, इसलिए यहाँ पे 2 स्क्वायर बना.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव, रिमेंबर आपको याद क्या रखना है रिलेशन, ये देखो, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेंट ऑफ लेट्स से k टाइम्स a, अगर आपको ये k बाहर निकालना है तो k क्या होगा, बाहर निकलने के बाद होगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a. व्हाट इज दिस n? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a. फॉर एग्जाम्पल अगर a 4x4 का मैट्रिक्स है, उसमें 4 रोज है 4 कॉलम्स है, तो 4x4 का उसका ऑर्डर होगा a का. तो ये रिलेशन कैसी दिखेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो इधर है लैम्डा a, ये हो जाएगा लैम्डा रेज टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a. क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 4x4 है, तो लैम्डा की पावर 4 हो जाएगी. ये लैम्डा अगर आप बाहर निकालोगे तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है. नेक्स्ट जो अगला रिजल्ट है वो है a कोई भी मैट्रिक्स, फिर उसकी कोफैक्टर की अगर आपने मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक फिक्स्ड रिलेशन मिलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सी a मैट्रिक्स इज 1 2 3 4. हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाले, तो इस 1 1 का ये जो 1 एलिमेंट है ये कहाँ पे आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है. तो इसका कोफैक्टर a 1 1 क्या होगा, -1 रेज टू 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. और फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को निगलेक्ट करो, बचा क्या 4, तो यहाँ पे आएगा 4. तो आंसर इज़ 4. a12 मतलब ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज टू 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, आप इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो तो यहाँ पे आएगा 3 -3. तो ऐसे हमने चारों का कोफैक्टर निकाल दिया. फिर एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई कि 1 का कोफैक्टर 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 का कोफैक्टर -3 है, यहाँ पे -3 आ गया, 3 का कोफैक्टर -2, 4 का कोफैक्टर 1. कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बना दी. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसको C लिखते हैं, ठीक है. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा 4 -3 -2 1. ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देने का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना देना है आपको. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया. अब हमारे पास A मैट्रिक्स है, उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, हम लोग इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, डॉट प्रोडक्ट जैसे लगाया जाता है. ये जो दोनों एलिमेंट्स है, मान लो ये I कंपोनेंट है, ये J कंपोनेंट है, आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये I कंपोनेंट J कंपोनेंट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लगता है, 1 × 4 2 × -3, वो यहाँ पे आएगा आंसर. तो बिकॉज आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आएगा. फिर 1 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट के जैसे 1 × -2 2 × 2, ये आंसर यहाँ पे लिखना है. बिकॉज ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर फर्स्ट सेकेंड में आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में. नेक्स्ट फिर 3 4 पे जाना है, सेकेंड रो पे जाना है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 × 4 + 4 × -3, 3 × 4 इज़ 12, 4 × -3 इज़ -12. तो ये किन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो आंसर में भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ये आंसर आएगा. एंड लास्ट में 3 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 -6, 4 × 1 4. ए मैट्रिक्स उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमको ये आंसर मिल रहा है. आंसर इज़ -2 0 0 -2. -2 क्या था देखो, -2 इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो इस मैट्रिक्स में से हम लोग -2 बाहर निकालेंगे, -2 1 0 0 1, -2 इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे -2 की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे. दिस इज़ द रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट एनी मैट्रिक्स ए, इफ यू फाइंड ऑल ऑफ इट्स कोफैक्टर्स, multiply this by cofactor transpose matrix, you'll get determinant of A into identity. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. मान लो ये 2 मैट्रिसेस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब फर्स्ट रो इधर की इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है उसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसका आंसर आएगा. आपको डॉट प्रोडक्ट जैसे लगाना है, 1 × 1 1, 2 × -1 -2, 3 × 1 3. तो ये 3 एलिमेंट्स आएंगे जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 × 1 2 × 1 एंड 3 × 2 1 2 6, 3 एलिमेंट्स आएंगे. फिर ये मल्टीप्लाई होगा
इसके साथ, तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3, सो 2 और 9 ये एलिमेंट्स आएंगे। फिर हम लोग सेकेंड रो पे आ जाएंगे, सेकेंड रो को इसके साथ, सेकेंड रो को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को इसके साथ, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे जब सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 -1 2, -1 यहाँ पे आएगा 2 आएगा यहाँ पे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 1 4, -1 1 4, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 6 1 1 6, एंड में जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 -4 2 3 -4 2, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 4 4 3, ये जब रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -3 4 6 -3 4 6। तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इफ़ यू डू दिस अरिथमेटिक यू गेट दिस एज द आंसर। यहाँ पे आएगा बस आंसर 0। ऐसे ही हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के। उसमें से ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए और बी प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लगाते हो इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। तो हमने एक्सपांशन देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एक्सपांशन किसी भी डिटर्मिनेंट का अलॉन्ग एनी रो और कॉलम। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए इज व्हाट इज दिस एन, एन इज ऑर्डर ऑफ ए, कि ए कितने क्रॉस कितने का डिटर्मिनेंट है। उसके बाद जो अगली रिजल्ट आपको याद रखनी है, ए इंटू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज अगर आप लगाते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ये मिलता है। और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी। ठीक है, इतना थियरी इनफ है हमको सेशन एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं सेशन एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ABC BCA CAB। तो रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ये ए मैट्रिक्स और इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देंगे, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए पे भी लगेगा, डिटर्मिनेंट सी ट्रांसपोज पे भी लगेगा। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये डिटर्मिनेंट एक स्केलर टर्म मल्टीप्लाइड है, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है 3। तो जब आप ये स्केलर को बाहर निकालना चाहोगे डिटर्मिनेंट के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ये होगा 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर ये आएगा, फिर आएगा 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट इन दोनों पे सेपरेट कर दिया, और ये स्केलर है, इसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे, आइडेंटिटी का ऑर्डर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1, यहाँ पे आगे इंटू 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी इंटू 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्यूब है, एक डिटर्मिनेंट ए का टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, एक टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट हुआ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑल्टर नहीं होती। ये अगेन प्रॉपर्टी है, ये मैं अभी प्रूव कर देता हूँ इस प्रॉपर्टी को। क्या याद रखना है आपको, कि मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास, या ए डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 4, तो ये आएगा 4 - 6 विच इज़ -2। अब आप क्या करो, एक नया डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें आप रोज़ और कॉलम को चेंज करो, मतलब इसका ट्रांसपोज लगाओ। तो 1 2 यहाँ पे आएगा, 3 4 यहाँ पे आएगा। अब इसका वैल्यू निकाल के देखो, 4 - 6 विच इज़ -2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लगाने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या किया, इस एग्जांपल में जाके कोफैक्टर ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कोफैक्टर
का जो डिटर्मिनेंट है, कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका स्क्वायर लगाओ। तो जब आप इन दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू 4। तो यहाँ तक हमने डिराइव करके रख दिया रिजल्ट। अब हम लोग इस पे आते हैं, हम लोग इसका एक्चुअली डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट। हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लोग रो वन को रिप्लेस करेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। रो 2 रो 3 सेम रहेगा, तो वो सेम हमने रखा हुआ है। अब हमने ये भी प्रॉपर्टी देखी है कि किसी भी रो में से आप कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हो बाहर। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 बी सी ए बी। अब हम लोग यहाँ पे ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने कॉलम 2 को रिप्लेस किया, ये कॉलम 2 है, इसको रिप्लेस किया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे आएगा सी माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, ये टर्म्स आ जाएंगे। फिर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो गेट 1 इंटू सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस बी। हमने एक्सपांड कर दिया इसको, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब इस रिज़ल्ट पे आते हैं, ये वाला रिज़ल्ट जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, हमको इसी का आंसर निकालना है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये वाला टर्म आ रहा है। अब इसकी अगर आप पावर 4 लगाओगे, इसकी पावर 4 क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी पावर 4, सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी पावर 4। इसके भी ऊपर पावर 4 लग जाएगा। तो कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है उसमें आपको a प्लस बी प्लस सी पावर 4 का फैक्टर दिख रहा है। तो ये टर्म किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 ऑप्शंस है, ये इस टर्म से डिविजिबल होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी रेज टू 4 ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर, वो पूरा का पूरा टर्म ऐसा दिखेगा, उसमें ये वाला फैक्टर है। तो ये टर्म जो है किससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेशन एक्सरसाइज 2 के। सो वी आर गिवन दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके 3 वर्टिसेस है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, लेंथ 4 है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, वो हमने लगा दिया। तो एरिया इज़ 4√3। अब एरिया का एक और फॉर्मूला है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो 4√3 का वैल्यू इसके बराबर है, तो मैंने लिख दिया 4√3 का वैल्यू है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 2 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे 4 इंटू 2, देखो जब आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे 8√3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये मिलेगा। इसको स्क्वायर कर दो तो क्या वैल्यूज आएंगे, √3 का स्क्वायर 3, 8 का स्क्वायर 64, 16 4 64 ही होता है। तो ये 64 इंटू 3 लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, और 64 इंटू 3 होता है 192। तो इसी का वैल्यू उन्होंने पूछा है, आंसर इज 192। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेशन एक्सरसाइज का। We are given 3 lines ax, y 1 is equal to 0, x plus by plus 1 is equal to 0, x plus y plus c is equal to 0. It is said that these 3 lines are concurrent. Concurrent की कंडीशन क्या होती है, a11 1b1 11c is equal to 0. अब उन्होंने एक टर्म इवेल्युएट करने को बोला है। उन्होंने बोला है कि इसमें आप इसकी वैल्यू निकालो, a/a-1, b/b-1 एंड c/c-1 इज इक्वल टू वॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे, इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए, बी माइनस 1, एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे 1 माइनस ए, 1 माइनस 1, सी माइनस 1, ये टर्म्स आएंगे। फिर इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे, ए इंटू इट्स को फैक्टर माइनस ऑफ 1 माइनस ए इंटू इट्स को फैक्टर 1 माइनस ए इंटू इट्स को फैक्टर, ये हमने एक्सपांड कर दिया इसको। फाइन। अब हम लोग दोनों तरफ, ये एक्सपांशन के बाद का रिजल्ट, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे a-1, b-1, c-1 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे
A-1 B-1 C-1 के साथ, तो ऐसे टर्म्स दिखेंगे। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये B-1 कैंसिल आउट, C-1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे A-1 है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे -1 जनरेट होगा, C-1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे B-1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 माइनस A है, यहाँ पे A-1, ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे भी -1 जनरेट होगा। तो इफेक्टिवली टर्म्स क्या बचे अब यहाँ पे, टर्म्स ये बचे, यहाँ पे A/A-1 माइनस -1/B-1 माइनस -1/C-1, माइनस 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 माइनस, ये होगा प्लस, ये टर्म्स आ जाएंगे। जो उन्होंने हमको टर्म्स पूछे हैं वो तो ये वाले टर्म्स है, ये इसका आंसर हमको निकालना है, A/A-1 B/B-1 C/C-1, तो वो तो टर्म्स अभी तक आए नहीं है, हमारा आंसर यहाँ तक आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, B माइनस B एडजस्ट करेंगे, C माइनस C ऊपर 1 के साथ एडजस्ट करेंगे और सेपरेट कर देंगे। इस B को B-1 से डिवाइड करेंगे, इस C को C-1 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे। बच क्या जाएगा, 1 माइनस B/B-1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमने बेसिकली इन टर्म्स, दोनों टर्म्स को स्प्लिट किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, 1 माइनस C/C-1, ये टर्म आएगा। तो यही आंसर हमको चाहिए था। अभी 1 माइनस B/B-1 क्या होता है, -1, 1 माइनस C/C-1 -1, -1 इज -2, राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो 2, तो द आंसर इज 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। इट्स गिवन दैट P plus Q plus R is 0, A plus B plus C is also 0. To find value of this determinant, तो इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर देंगे, PA इंटू इट्स कोफैक्टर माइनस QB इंटू इट्स कोफैक्टर RC इंटू इट्स कोफैक्टर। एक्सपांशन के बाद ये दिखेगा, फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा PQ R तो पहला टर्म ये बना। PA इंटू ये करोगे तो यहाँ पे आएगा ABC PQ माइनस ABC PQ। फिर इसको एक्सपांड करेंगे, BCA मतलब ABC Q इंटू Q² QQ, ये आ गया। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस PRQ BQ। तो सबको एक्सपांड अगर आप करो तो आपको ये दिखता है कि PQR के 3 टर्म्स है, ये वाला एंड ये वाला, और उसके साथ है A3 B3 C3। फिर ABC के भी टर्म्स है, देखो ये वाला टर्म ABC का, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। ABC का टर्म कलेक्ट करो, माइनस साइन बाहर निकालो, तो अंदर आता है P3 Q3 R3। अब A प्लस B प्लस C 0 है, तो हमको ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पता है, अगर 3 टर्म्स का सम 0 है तो A3 B3 C3 क्या होता है, 3ABC होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। P प्लस Q प्लस R अगर 0 हो तो P3 R3 एंड Q3 क्या होगा, 3PQR होगा। तो हम लोग इसकी जगह पे पुट कर देंगे 3ABC और यहाँ पे पुट कर देंगे 3PQR। तो ये पहला टर्म क्या होगा, 3 टाइम्स ABC PQR, और ये सेकेंड टर्म क्या है, 3 टाइम्स ABC PQR, और दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो आंसर आएगा 0। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट नई चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट में देखी है। स्टिल किसी भी प्रॉपर्टी में या कहीं पे भी डाउट हो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो मैसेज कर देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके जो रिमेनिंग सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।